अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब जो हैं बिल्कुल ठीक होंगे। तो हम अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे और हमने अभी तक दो जो है लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। और उसमें फ़र्स्ट लेक्चर में जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्लियर किया था और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने समझा, फिर हमने यूज़र्स पढ़े थे। यूज़र्स हमने इंसाइडर भी पढ़े थे कि इंसाइडर जो ये यूज़र्स होते हैं, और इसके अलावा हमारे आउटसाइडर भी यूज़र्स भी होते हैं बिज़नेस से। इनसाइडर और आउटसाइडर भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये क्लियर किया था। सेकंड लेक्चर में हमने क्लियर किया था अकाउंटिंग को, कि अकाउंटिंग क्या होती है। फिर हमने रिलेशन बनाया था अकाउंटिंग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन पर बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स पढ़ी थी, उनके पर्पस के हिसाब से कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 3। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताता चलूँ, जो हम इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम अपने आज के इस लेक्चर्स में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने अंडरस्टैंड की है क्या होती है, उसकी हम बेसिक डेफिनेशंस जो है वो क्लियर करेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक जो टर्म्स और डेफिनेशंस होती हैं वो जब तक क्लियर नहीं होती तो उसकी मतलब आप कोई भी जो है टॉपिक या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी बुनियाद होती है। इसका इसलिए बेसिक कहते हैं, बेसिक। जब तक आप जो है बुनियाद आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी जो है मतलब आपको नहीं समझ आएगा इतना क्लियरली और परफेक्टली। तो आज का जो टॉपिक है लेक्चर 3 वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिए? क्योंकि इसमें बेसिक डेफिनेशन जो है हम वो क्लियर करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जो है हम क्लियर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, और वो कौन कौन सी होंगी। और वो बेसिक डेफिनेशन जो हम लेक्चर 3 में आज डिस्कस करेंगे, वो पहली तो हम एसेट्स पर बात करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनका क्या काम है, क्या डेफिनेशन है। सही है। उसके बाद हम इसके जो है कैटेगरी भी पढ़ेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज जो है इसकी होती है। उसके बाद हम लायबिलिटीज़ पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन है और बेसिक टर्म्स जो है हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा इसकी भी जो कैटेगरीज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कैपिटल जो है वो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद जो है पहले हम ये क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है हम पहले बेटर ये होगा कि हम ये क्लियर कर लें, उसके बाद जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी बेसिक डेफिनेशन को। तो हम बात कर रहे थे बेसिक डेफिनेशंस की, जिनमें पहली डेफिनेशन जो है एसिड, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली एसिड्स की डेफिनेशन क्या होती है? एसिड्स हर वो चीज़, हर वो इक्विपमेंट या हर वो प्रॉपर्टी जो आपको क्या करे, प्रोवाइड बेनिफिट। अगर हम बिज़नेस में देखें या बिज़नेस से हटकर हम देखें तो हर वो प्रोडक्ट या हर वो थिंग जो आपको प्रोवाइड करे बेनिफिट, यानी आपको फ़ायदा दे दे, तो हर उस चीज़ को आप एसेट कहेंगे। हर वो चीज़ जो आपके लिए फ़ायदेमंद है आप उसे क्या कहेंगे, बेनिफिट है। जैसे हमारा कैश है, कैश से हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें तमाम बेनिफिट जो हैं कैश से मिल सकते हैं। हम फूड ले सकते हैं, अपने क्लोथ्स ले सकते हैं, और इसके अलावा हम जो अपने दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हम ख़रीद सकते हैं। तो अगर हमारे पास कैश है तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एसिड है। एसिड मतलब हमें वो ऐसी हमारे पास जो है कैश पड़ी हुई है जो हमें बेनिफिट जो है प्रोवाइड करेंगे। हम कहेंगे कि अगर हमारे घर में जो है या हमारे बिज़नेस में फर्नीचर है, फर्नीचर क्या, फर्नीचर आपका जो जो बिखरी हुई चीज़ें होती है उनको एक जगह स्टोर करके रख लेगा। तो फर्नीचर से क्या होगा, आपको स्टोर जो है जगह फ्री मिल जाएगी अपने रूम में, अपने बिज़नेस में। तो आप कहेंगे कि ये भी एसिड है, ये क्या कर रहा है, आपको स्टोरेज जो है आपके कम कर दे रहा है और जो है सेटिंग और तरतीब बना कर दे रहा है। इसके अलावा आप कहेंगे अगर आपके पास लैंड है, आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास लैंड नहीं है, आपको लैंड ख़रीदनी पड़ेगी तो आपके लिए उसको कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पहले से लैंड है
तो ये आपके लिए जो है एसेट हो, पहले भी अगर आप ख़रीद रहे हैं तो भी एसेट है, और पहले से आपके पास अवेलेबल है तो भी वो एसेट है। तो लैंड भी आपको क्या करती है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है। किस तरह कि आप उस लैंड पर जो है एक होम बनाते हैं, अपना अपना हाउस बनाते हैं, या फिर आप उस पर अपना बिजनेस का ऑफिस जो है बना लेते हैं, तो आपको लैंड क्या करता है, रहने की जगह देता है आपको। तो ये बेनिफिट जो है कोई ना कोई आपको जो है बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो इन सब को, हर वो चीज़, हर वो थिंग जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड करे बिजनेस में या बिजनेस से हट कर, तो हर उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, वो एसेट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फिर कैश की, फर्नीचर की और लैंड की। अब हम इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं, एसेट की डेफिनेशन पर। एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो एसेट की डेफिनेशन है कि एसेट्स मीन्स ऑल अवेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। अगर हम बिज़नेस के, अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी वर्ड्स आएंगे हम उनको पॉइंट ऑफ बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। तो हम एसेट भी कहेंगे कि हर वो चीज़, हर वो अवेलेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से मुराद अब वो आपकी लैंड नहीं है, प्रॉपर्टी से मुराद आपकी सिर्फ लैंड नहीं है, हर वो प्रॉपर्टी जो आपके पास अवेलेबल हो। प्रॉपर्टी आपका कैश, आपकी लैंड, आपका फर्नीचर, आपका इक्विपमेंट जो आपकी सामान है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रिंटर वगैरह है, या एग्जाम्पल जो भी आपको क्या करें, ये बेनिफिट प्रोवाइड करें, प्रोवाइड बेनिफिट। तो हर वो अवेलेबल प्रॉपर्टी जो आपको क्या करे, अवेलेबल प्रॉपर्टी जो आपको, जो भी आपकी है, जो आपको बेनिफिट दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे। एसेट्स आर प्रोबेबल इकोनॉमिक बेनिफिट्स obtained or conducted by a particular equity as a result of a past transaction or events। ये हम डेफिनेशन जो है बाद में इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं ना समझी है और ना ही हमने कोई इवेंट के बारे में भी पढ़ा है। तो सिंपल अभी आप एसेट की डेफिनेशन ये लें कि एसेट्स मीन ऑल अवेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के पास जितनी भी अवेलेबल प्रॉपर्टी है जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, तो सारे आपके क्या कहलाते हैं, एसेट्स। तो हमने एसेट्स को समझा, उसकी डेफिनेशन हमने जो है वो पढ़ी। अब हम बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, इसकी टाइप्स की। एसेट्स की हम बात करें तो एसेट्स जो हैं वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट करंट एसेट्स एंड द सेकंड नॉन करंट एसेट्स। तो पहले हम बात करते हैं कि करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो जो आपके 1 ईयर के अंदर, 12 मंथ के अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएं। तो हर वो एसेट जो 1 ईयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर, तो हर उस एसेट को हम करंट एसेट्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि कैश तो ऑलरेडी जो है हमारे पास कैश में ही होता है, तो इससे भी हम काउंट करते हैं करंट एसेट्स में, क्योंकि हम इसे यूज़ कर सकते हैं। कैश एंड अदर एसेट्स, कैश या फिर कैश के अलावा दूसरे जो हमारे एसेट्स हैं, डेट्स आर एक्सपेक्टेड, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि वो जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे एसेट्स हैं, वो टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर। तो हर वो एसेट जो कन्वर्ट हो जाए कैश में 1 ईयर के अंदर, तो हर उस एसेट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा करंट एसेट है। और नॉन करंट एसेट्स ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। हर वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश में ना हो, 1 साल के ज़्यादा अरसे में हो, फिर चाहे वो 2 साल में हो, फिर चाहे वो 3 साल में हो, इससे कम टाइम ले, इससे ज़्यादा टाइम ले, लेकिन हमारे लिए क्या शर्त है कि फिर वो 1 साल से ज़्यादा हो। तो 1 साल से ज़्यादा जो एसेट्स टाइम ले कन्वर्ट होने में कैश में, तो हर उस एसेट्स को हम क्या कहते हैं कि वो नॉन करंट है। कैश एंड अदर, फिर आप ये डेफिनेशन जो है पूरी यही नोट कीजिएगा। फिर हम लिखते हैं कि यह आ जाएगा टू
convert into cash after a 1 year. आफ्टर 1 ईयर। तो ये 2 कैटेगरीज की एसिड्स की थी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एसिड्स जो होते हैं वो हर वो चीज़ जो आपकी बिज़नेस को प्रोवाइड करे बेनिफिट, तो हर उस एसिड को हम कहते हैं। तो हर उस चीज़ को, हर उस प्रोडक्ट को, या जो भी आपकी जो भी चीज़ है उससे हम एसिड्स कहते हैं। एसिड्स की 2 कैटेगरीज होती हैं कि करंट एसिड है, नॉन करंट एसिड। हर वो चीज़ आपको जो कन्वर्ट हो जाए कैश में विद इन अ 1 ईयर, 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर, तो हर उस चीज़ को, हर उस एसिड को हम करंट एसिड में ऐड करेंगे। और हर वो एसिड जो 1 साल के अरसे से ज़्यादा टाइम ले कैश में कन्वर्ट होने में, 12 मंथ से ज़्यादा ले, तो हर उस एसिड को हम नॉन करंट एसिड कहेंगे। तो हमने एसिड्स पढ़ लिया। एसिड्स आपको क्लियर हो गया होगा, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा लायबिलिटीज़ क्या होती है, ये भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टर्म है। लायबिलिटीज़ हम कहते हैं पेएबल को। लायबिलिटीज़ की क्या होती है, पेएबल को, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, आप ये समझ जाएंगे। हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि लायबिलिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। आ लायबिलिटी इज डेब्ट owed from one company to a person or company that is not an owner of business। लायबिलिटीज़ का मतलब हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि हम कर्ज़ जो हमें अदा करना होता है बिज़नेस के अंदर कर्ज़ जो अदा करना होता है उसे हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहूँगा कि बिज़नेस जो भी हमारे लायबिलिटी, हर उस उधार को हम लायबिलिटी कहते हैं बिज़नेस के अंदर। लायबिलिटी सिंपल कर्ज़ है, उधार है जो हम लेते हैं। कोई किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। कंपनी से मतलब कोई मर्चेंडाइज कंपनी है, वो मर्चेंडाइज कंपनी क्या कर रही है, मोबाइल जो है अपने बना रही है। हमने क्या किया, हमारा ये बिज़नेस था, हमने क्या किया, उस मर्चेंडाइज कंपनी से मोबाइल्स लिए उधार पर। किस पर, उधार पर, हमने डेबिट पर जो है उससे लिए। तो ये क्या हो गया, तकरीबन आप यूँ कर लेंगे 1 लाख के जो है हमने इससे, मर्चेंडाइज कंपनी थी, इससे जो है हमने ले लिया है उधार पर, डेबिट पर। तो मोबाइल तो हमने जो है अब ले लिए हैं, लेकिन अब हमें 1 लाख हमारा क्या हो गया, ये डेब्ट हो गया, इसको हम लायबिलिटी कहेंगे। हर वो चीज़ जो बिज़नेस ले किसी से लेकिन उधार पर ले, तो हर उस उधार को हम क्या कहते हैं कि वो लायबिलिटी है, वो हमें पे करना है। पे मतलब हमें लाजमी जो है, अभी नहीं तो फ्यूचर में अदा करना है, लाजमी। सही है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ ना हार्ड नहीं है। लायबिलिटीज़ आर डेब्ट एक उधार होती है जो कि कोई कंपनी, जो कि हम किसी कंपनी से भी ले सकते हैं। जैसे कोई कंपनी मर्चेंडाइजर से सामान हम उठा रहे हैं तो डेब्टर भी ले सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम किसी पर्सन भी से भी ले सकते हैं। जैसे अब हमारे बिज़नेस को लैंड खरीदने की ज़रूरत पड़ गई, तो एक अहमद नामी एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, अपनी लैंड जो है बेच रहा है। उसका कोई बिज़नेस नहीं है, लेकिन वो अपनी जो लैंड सेल कर रहा है। तो हमें रिक्वायरमेंट थी वो लैंड हमें अपने बिज़नेस के लिए। तो हमने क्या कहा उससे कि टोटल पेमेंट जो बन रही थी, एग्जाम्पल वो बन रही थी 30,000, एग्जाम्पल उसकी लैंड की जो है पेमेंट बन रही थी। आपने क्या किया, उसको 10,000 जो है आपने दे दिए अहमद को, सही ही है। और अब -20,000 आपको देने हैं। आपने ये पैसे दिए और लैंड जो है परचेस कर लिए, टोटल 30,000 थे, 10,000 आपने दे दी, बाकी 20,000 बचे। तो ये 20,000 क्या हो जाएंगे, लायबिलिटी, जो आपको अहमद को फ्यूचर में देने हैं।
तो ये हमारी लायबिलिटी, हम इसकी कैटेगरी पढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे लायबिलिटी। लायबिलिटी हमने पढ़ा कि एक डेब्ट है, उधार है, जो हमें अपने फ्यूचर में जो है लाजमी जो है पे करनी होती है। तो बिज़नेस की हमारे पास जो कैटेगरी है, अब हमारे पास आ जाती है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़, और इसके अलावा हम कहते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट जो हमारे पास लायबिलिटीज़ होती हैं, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो उधार जो हमें 1 साल के अरसे के अंदर देना है लाजमी, तो हर उस उधार को, हर उस लायबिलिटी को हम कहेंगे करंट लायबिलिटी। जो 1 साल के बाद हमें देनी है उसे कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो इसकी डेफिनेशन हो गई करंट एसेट्स की कि ये क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट होते हैं। जैसे 6 साल का, जैसे 6 मंथ का अर्सा, 7 मंथ का अर्सा जो है वो हम पे करना है, तो फिर ये क्या है, शॉर्ट पीरियड हो गया, हमें पेबल करना है इसमें। तो शॉर्ट टर्म डेबिट डेट पेज विद इन अ 1 ईयर, विद इन अ 1 ईयर। 1 साल के अरसे में जो कर्ज़ हमें देना है, जैसे मैंने अहमद से जो है, अहमद लैंड ले रहा था मैं उससे, मैंने उसके जो 20,000 देने हैं, मैंने उससे कहा कि मैं आपको 6 मंथ के अरसे में दे दूँगा। तो फिर ये क्या हो गया, करंट हमारी लायबिलिटीज़ है जो मैं उससे 1 साल के अंदर अंदर दे दूँगा। तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी नॉन करंट। ये क्या है, लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है, तो ये लॉन्ग टर्म डेबिट है। ये लॉन्ग टर्म जो है डेबिट है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो है ये पे करने होते हैं पेज आफ्टर आ 1 ईयर। तो हर वो कर्ज, हर वो लायबिलिटी जो पे करनी हो आफ्टर 1 ईयर, तो उससे हम कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटी आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, किसकी कैटेगरी भी आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि लायबिलिटी जो है वो लायबिलिटीज़ क्या होती है। ये डेब्ट होता है, कर्ज होता है, जो कि किसी बिजनेस, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन को अपने फ्यूचर में जो है पे करना होता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि इसमें करंट लायबिलिटीज़ जो भी होती हैं, इसके अलावा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अब लायबिलिटीज़ की कुछ फॉर्म्स आ जाती हैं, कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास जो है ओरल पेएबल। अगर हमारे बिजनेस ने, हमारी कंपनी ने किसी भी दूसरे पर्सन या कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं ख़रीदी हैं, ये हमारा परचेज़ किया, ये हमारा बिज़नेस है, और ये अहमद का बिज़नेस है। अहमद की जो है कंपनी है, मर्चेंडाइज़ कंपनी। हम उससे प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं, हम उसे सेल तो कर ले तो रहे हैं, उससे परचेज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बदले में उसे क्या दे रहे हैं, सिर्फ ओरल प्रॉमिस कि हम आपको 6 मंथ के अंदर जो है हम अपनी पेमेंट दे देंगे। तो ऐसा पेएबल, या फिर ऐसा मतलब हम कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं और उसके सिर्फ में हमने ओरल में कह दिया, सिर्फ ओरल में कि हम आपको दे देंगे, हमने ना कुछ लिख कर दिया, तो फिर वो ऐसी हमारी जो होगी लायबिलिटी, उसको हम कहेंगे ओरल पेएबल, यानी ओरल पेएबल हमें करनी है। सही, ओके। तो इसके बाद हमारे पास आ जाती है नोट्स पेएबल। नोट्स पेएबल के अंदर क्या होता है, जिस तरह हम बिज़नेस जो है, हमारा जो है बिज़नेस वो अहमद से, उसकी जो है अहमद की कंपनी है, उससे मर्चेंडाइज कंपनी है, उससे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा है, लेकिन वो अब लिख कर ले रहा है अहमद से नोट्स लिखवा कर ले रहा है कि आपको जो है 6 महीने के अंदर आप जो है मुझे पेमेंट मेरी कर दोगे, तो आप मुझे लिख कर दें, रिटन में लिख कर दें। तो ऐसा बिज़नेस जो किसी से उधार ले और उसके एक्सचेंज में उसको क्या दे, एक नोट दे, एक रिटन लिख कर दे कि हाँ मैं आपको 6 मंथ में दे दूँगा, तो फिर ऐसी लायबिलिटी को नोट्स पेएबल कहते हैं।
तो हम लेक्चर 3 में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक डेफिनेशन के बारे में। हमने एसेट भी क्लियर हो गई, लायबिलिटीज़ भी क्लियर हो गई। ये मैंने कैपिटल दिया था, सॉरी गलती से, लेकिन कैपिटल से पहले हमें डिस्कस करना था अकाउंट रिसीवेबल। हम अकाउंट रिसीवेबल जो है डिस्कस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल की। अकाउंट रिसीवेबल को हम जल्दी थोड़ा करते हैं, क्योंकि ये सिंपल बिल्कुल उसी की तरह है जो हमने अकाउंट पेएबल लायबिलिटी पढ़ी थी, अपोजिट है लायबिलिटी के। इसमें क्या अकाउंट रिसीवेबल में क्या करता है कि बिजनेस क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट्स को या फिर जो है सर्विस को कस्टमर को देता है या प्रोवाइड करता है इन ओरल एक्सचेंज। मतलब वो कैश उस वक्त नहीं लेता, ओरल एक्सचेंज लेता है। मतलब उसे ज़बान लेता है कि हाँ आप इतने अरसे में जो है हमारी इस प्रोडक्ट या सर्विस की पेमेंट कर देंगे। तो फिर उस एक्सचेंज को, उस ओरल एक्सचेंज को हम नाम दे देते हैं कि वो है अकाउंट रिसीवेबल। तो बिज़नेस जब अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी को ओरल एक्सचेंज में दे, जैसे मेरा बिज़नेस है, मैं अहमद से जो है, अहमद मुझसे जो है वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा है, लेकिन अहमद मुझे पैसे नहीं दे रहा, लेकिन वो मुझे ज़बान दे रहा है कि हाँ वो मुझे 6 महीने या 7 महीने के अर्से में दे देगा। तो फिर ऐसी एक्सचेंज को, ऐसे ओरल एक्सचेंज को, ऐसी डील को हम क्या कहते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल हमारा बनेगा। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि बिज़नेस में सेल इट्स गुड्स और सर्विस इन एक्सचेंज फॉर अ ओरल प्रॉमिस फॉर फ्यूचर कैश। तो कोई भी बिज़नेस जब अपनी जो है प्रोडक्ट गुड्स को या सर्विस को करता है प्रोवाइड किस कस्टमर को, और एक्सचेंज में उससे क्या ले लेता है, एक ओरल प्रॉमिस कि हम आपको फ्यूचर में आपको कैश दे देंगे। तो फिर उससे जो अकाउंट बनेगा उसे हम कहेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल है। और इसमें भी जो है ओरल अकाउंट रिसीवेबल भी होता है। ओरल अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि जो आपका बिज़नेस है वो अपनी प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करेगा कस्टमर को, और एक्सचेंज में सिर्फ उससे ओरल ले लेगा, ना कोई जो है रिटर्न कस्टमर से रिटर्न में ओरल ले लेगा। वो ज़बान से कह देगा कस्टमर के मैं 6 महीने में दे दूँगा, तो आप उसे अपनी प्रोडक्ट दे देंगे। तो उसने आपको ना कैश दिया ना लिख कर दिया, सिर्फ ज़बान से ओरल ही कह दिया। तो फिर ऐसे को हम कहेंगे ओरल अकाउंट रिसीवेबल। और इसके अलावा हमारे पास होता है नोट्स अकाउंट रिसीवेबल। इसमें क्या करेगा, इस ओरल में कस्टमर आपको सिर्फ जो है ज़बान से कह रहा था, लेकिन वो आपको हाथ से लिख कर भी देगा नोट्स अकाउंट रिसीवेबल में। जैसे बिज़नेस है अपनी प्रोडक्ट या सर्विस दे कस्टमर को, किसमें रिटन में लिख कर दे दे या नोट्स में दे दे। रिटन में क्या मैं हाँ 6 या 7 महीने में या जो आपके 2 इयर्स या 1 ईयर्स में आपके कैश आपको दे दूँगा। तो फिर जब रिटन या फिर नोट्स में आपको वो लिख कर दे, तो फिर उसको हम कहेंगे कि वो नोट्स रिसीवेबल है और ये ओरल अकाउंट रिसीवेबल है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एसेट्स क्या होते हैं, उसके बाद अकाउंट लायबिलिटीज़ जिन्हें अकाउंट पेएबल भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल भी जो है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इन टॉपिक्स में से बेसिक डेफिनेशन है, ये पार्ट 1 है, इसके अलावा इसके 1 या 2 पार्ट्स जो हैं और बनेंगे, क्योंकि डेफिनेशंस काफ़ी सारी हैं जो हमें क्लियर करना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको लेक्चर 3, 2, 1 में कोई भी डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लाजमी हमसे शेयर करें, कमेंट करें, पर्सनल इनबॉक्स करें। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड आ गई तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लाइक और कमेंट जो है लाजमी करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी जो वीडियो आपके लिए हेल्प कर रही है या नहीं। सो प्लीज़ उम्मीद करते हैं आप लाइक एंड कमेंट लाजमी करेंगे, ये शो करने के लिए कि आपको वीडियो अंडरस्टैंड हो गई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हम लेक्चर 4 में फिर मुलाकात होगी।